वेलकम टू गुड विद चेरी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंटेंट नेगोशिएशन इन ASP.NET कोर। कैसे क्लाइंट अगर XML मांगे तो XML मिले, जेसन फॉर्मेट मांगे तो जेसन फॉर्मेट मिले, या अगर कोई अनसपोर्टेड फॉर्मेट मांग ले हमारी API से तो वो 406 स्टेटस कोड नॉट एक्सेप्टेबल रिटर्न करे। और सबसे मज़ेदार पार्ट, हम एक बेसिक कस्टम CSV फॉर्मेटर भी बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से। चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट नेगोशिएशन क्या होता है? कंटेंट नेगोशिएशन का मतलब होता है कि क्लाइंट डिसाइड करता है उसे API का डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में या कोई और फॉर्मेट में। और सर्वर कैसे क्लाइंट यानी फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेज देता है। एक इजी एनालॉजी है कि लेट्स से कि आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, आप वेटर को कहते हैं कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए, लेट्स से पेप्सी। वेटर आपको पेप्सी ला के दे देता है, ना वो आपको कोक देता है ना वो आपको कोई अदर ब्रांड देता है। जो आपने रिक्वायरमेंट कही वो आपको वही देता है, यानी आपने डिमांड बताई और वेटर ने वही चीज़ प्रोवाइड कर दी। यही काम कंटेंट नेगोशिएशन का APIs में होता है। यानी क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे रिस्पांस जो आप API दे रही है, जाहिर API आपको रिस्पांस तो दे रही है डेटा, लेकिन क्लाइंट कहता है कि यार वो रिस्पांस मुझे XML में चाहिए। कभी क्लाइंट कहता है यार वो रिस्पांस मुझे जेसन में चाहिए। कभी वो कोई और रिस्पांस कोई और फॉर्मेट में कहता है कि यार मुझे किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिस्पांस चाहिए, लेट्स से CSV या टेक्स्ट डैश प्लेन टेक्स्ट जो होता है, या HTML का फॉर्मेट होता है। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं ना। और सर्वर यानी APIs उसकी पसंद के मुताबिक, ऑब्वियसली क्लाइंट की पसंद के मुताबिक रिस्पॉन्स भेज देता है। लेकिन देखिए जाहिर है इस कंटेंट नेगोशिएशन को एक्टिव करने के लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सही है। हम कुछ कोड की मदद से API में ये एबिलिटी पैदा कर देते हैं कि अब वो कंटेंट नेगोशिएशन को हैंडल कर सके। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट हेडर में आती है, मतलब हेडर में बहुत सारे हेडर होते हैं, उनमें से एक हेडर लिखता है जिसे कहते हैं एक्सेप्ट। अब इस एक्सेप्ट हेडर में जो वैल्यू पास होती है ना, तो दरअसल वो एक्चुअल वही वैल्यू होती है कंटेंट नेगोशिएशन की, कि जिसको API समझती है और उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स जनरेट करती है उस फॉर्मेट में। ऑब्वियसली लेट्स से कि एक हेडर है हमारे पास एक्सेप्ट, तो उसमें जो वैल्यू आ सकती हैं वो पॉसिबल बहुत सारी हो सकती हैं। टेक्स्ट डैश HTML हो सकता है, टेक्स्ट डैश XML हो सकता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन हो सकता है, टेक्स्ट डैश CSV हो सकता है। बहुत सारे होते हैं हमारे पास फॉर्मेट। आप अपने कस्टम भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। ये एक्सेप्ट हेडर है, और इस एक्सेप्ट वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड कंटेंट नेगोशिएशन के लिए हेडर में यूज़ नहीं करेंगे आप। यानी जब आप कंटेंट नेगोशिएशन चाहेंगे तो आपने हेडर में जो वर्ड यानी जो की है आपकी वो है एक्सेप्ट। इस की के अलावा कोई और दूसरी की आप यूज़ नहीं करेंगे। सर्वर जो है वो इस एक्सेप्ट की हेडर को देखकर डिसाइड करता है कि किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट यानी फ्रंट एंड को। कंटेंट नेगोशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जो हमारे पास पुराने लेगेसी सिस्टम्स होते थे ना, वो XML प्रेफर करते थे, लेकिन अब हर मॉडर्न एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप्स, जितनी भी एप्लीकेशन और ये सॉफ्टवेयर हैं, अब सब मोस्टली जेसन की तरफ मूव हो गए हैं। तो अब जेसन है मोस्टली ज़्यादा पॉपुलर। ऐसे ही एक्सेल जो हमारे पास होता है, एक्सेल टूल्स जो होते हैं, CSV, वो CSV का फॉर्मेट चाहते हैं। CSV जो है ना, एक्सेल की तरीके का ही एक फॉर्मेट है। यानी एक ही API से आप ऐसा अपना एप्लीकेशन को कर दें, अपने बैकएंड को, कि वो एक ही बैकएंड मल्टीपल फॉर्मेट्स में डेटा रिटर्न कर सके। यानी एक ही सेम डेटा है, कभी वो डेटा XML के फॉर्म में, कभी वो डेटा जेसन के फॉर्म में, कभी वो डेटा CSV के फॉर्म में, कभी वो डेटा HTML के फॉर्म में, राइट। यानी जितनी भी सिनेरियोज हो सकते हैं ना उन कंटेंट नेगोशिएशन के फॉर्मेट वगैरह के, तो ये एबिलिटी हमें पैदा करनी होती है हमारी बैकएंड APIs में, कि वो एक ही सिस्टम हमारा बहुत सारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट के मुताबिक फॉर्मेट जनरेट कर सके। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और प्रोफेशनल REST API बिहेवियर भी फॉलो होता है। लेकिन याद रहे इस कंटेंट नेगोशिएशन को एक्टिव करने के लिए कुछ कोड करना पड़ता है, क्योंकि ASP.NET कोर वेब APIs बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ जेसन ही सपोर्ट करती है। यानी अभी जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, अभी जितना भी इसमें हम डेटा रिटर्न करते हैं हमारे पोस्टमैन वगैरह से, तो आपने नोट किया होगा कि ये हमेशा जेसन ही रिटर्न करता है। मैं कुछ नहीं बताता कि मुझे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, लेकिन इवन दो मैं नहीं बता रहा फिर भी वो मुझे जेसन ही फॉर्मेट रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि हमारी ASP.NET कोर वेब APIs जो हैं वो जेसन फॉर्मेट ही समझती है। कंटेंट नेगोशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट बताता है कि उसे डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, और सर्वर उसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। नाउ अब कोई क्लाइंट यानी कोई भी फ्रंट एंड अपने इस सर्वर को या अपनी APIs को कैसे बताएगा कि उसको किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए। यानी वो सेम रिस्पॉन्स बहुत सारे फॉर्मेट में मिल सकता है, तो वो फ्रंट एंड या क्लाइंट कैसे बताएगा कि उसको कैसे चाहिए? फ्रंट एंड जो है ना आपका, वो अपने रिक्वेस्ट में ना उसके पास बहुत सारे हेडर्स होते हैं, तो उसमें से एक हेडर है एक्सेप्ट के नाम का, जिसकी की एक्सेप्ट।
उस हेडर में क्लाइंट को यानी फ्रंट एंड को ये बताना होता है कि किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, यानी उस की के अंदर जो डेटा वो वैल्यू स्टोर कराएगा, उस वैल्यू को देख के हमारी बैक एंड एपीआई समझेगी कि उसको किस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करना है फ्रंट एंड को या क्लाइंट को। नाउ सबसे पहले हम आते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे और अब आते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस पे। सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस में कंट्रोलर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी अब हम अपनी इस एपीआई इस प्रोजेक्ट में, जेसन तो ऑलरेडी चल ही रहा है फॉर्मेट, उसके साथ साथ अब एक्सएमएल को भी एक्टिवेट कर रहे हैं कि हमारी यानी ये रिस्पॉन्स भी अब जनरेट हो सके। तो ये रिस्पॉन्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एपीआई में अवेलेबल नहीं होता, हमें इसके लिए एक कोड लिखना पड़ता है जिससे ये एक्सएमएल एक्टिवेट हो जाता है फॉर्मेट। यानी अब हमारी एपीआई में एबिलिटी आ जाएगी कि वो रिस्पॉन्स अब जेसन के अलावा एक्सएमएल में भी भेज सके। अब एक्सएमएल रिस्पॉन्स फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं होता, वो कोड लिखकर एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्सएमएल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं अब हम। इसको नेक्स्ट लाइन में ले आइए और अब इसका एक हम ओवरलोड यूज़ करेंगे। देखिए इसमें एक दूसरा ओवरलोड है, हम वो यूज़ करेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इसमें कॉन्फिग के नाम से, लैम्डा एक्सप्रेशन। आ जाइए, देखिए जब मैंने इसको ओवरराइड किया तो आप देख सकते हैं पैरामीटर में जो ओवरलोड था वो है एक एक्शन डेलीगेट एमवीसी ऑप्शंस का, यानी जो मैंने वेरिएबल बनाया उसकी टाइप होगी एमवीसी ऑप्शंस। ये देखिए, तो इससे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम ऑप्शंस में से पहले एक कोड मेंशन कर लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ कि वो है क्या। कॉन्फिग रिस्पेक्ट ब्राउज़र एक्सेप्ट हेडर, इसकी वैल्यू को ट्रू करना है। और फिर एक और कोड आपने इसके फ़ौरन बाद डॉट दे के मैंशन करना है जिसमें आप एक्सएमएल फॉर्मेट जो है वो इनेबल कर रहे हैं। वो क्या है लिख लीजिए, ऐड के कॉन्ट्रैक्ट सीरियलाइज़र फॉर्मेटर, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको मेंशन कर लीजिए, ये मेथड है आपका। तो बेसिकली ये एक हमारा कोड है। अब ये क्या कोड है अब इसको समझते हैं। देखें सबसे पहले इस लाइन को समझिए कि ये लाइन करती क्या है। रिस्पेक्ट ब्राउज़र एक्सेप्ट हेडर, इसकी वैल्यू हमने कर दी ट्रू। ये सेटिंग ASP.NET कोर को ये बताती है कि क्लाइंट यानी कोई भी क्लाइंट हो सकता है, पोस्टमैन हो सकता है, कोई ब्राउज़र हो सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है, उसके थ्रू जब भी एक्सेप्ट यानी जो हेडर मिलेगा आपको जिसकी की है एक्सेप्ट, जब आपको क्लाइंट ये एक्सेप्ट हेडर भेज रहा है उसको सीरियसली लो। यानी क्लाइंट जिस फॉर्मेट का डेटा मांग रहा है ना, सर्वर उसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देने की कोशिश करे। नाउ अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोड कर क्या रहा है। नॉर्मली ना ASP.NET कोर कुछ ब्राउज़र्स को बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर करता है, स्पेशली गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र्स जो है ना बहुत सारे फॉर्मेट्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे HTML हो सकता है, XML हो सकता है, JSON हो सकता है, इमेज हो सकता है, CSV हो सकता है, CSS हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर सर्वर यानी बैकएंड हमारी एपीआई उन सारे फॉर्मेट्स को सुने, उनको ध्यान दे तो कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए डिफ़ॉल्ट जो है ना हमारे जो बैकएंड या एपीआई का बिहेवियर होता है वो ये कि उसको इग्नोर करो। यानी एपीआई ब्राउज़र का एक्सेप्ट ब्राउज़र जब भी ये एक्सेप्ट हेडर भेजता है तो एपीआई ये हमारे बैकएंड इस हेडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब आप ये कोड लिख देते हैं क्या, रिस्पेक्ट ब्राउज़र एक्सेप्ट हेडर ट्रू, तो इसका मतलब होता है ब्राउज़र या पोस्टमैन या जो भी क्लाइंट ने फॉर्मेट मांगा है अपने उस एक्सेप्ट हेडर में, उसकी रिस्पेक्ट करो। सर्वर अब यानी सर्वर ऑब्वियसली मेरा बैकएंड वो अब प्रायोरिटी देगा क्लाइंट की डिमांड को। अगर क्लाइंट कहता है कि XML चाहिए तो सर्वर XML में रिस्पॉन्स देगा। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे वो रिस्पॉन्स वही रिस्पॉन्स अब मुझे जेसन फॉर्मेट में चाहिए, देखिए रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा, या तो जेसन होगा, XML होगा, या कोई और होगा, डेटा वही होगा, बट रिस्पॉन्स की शक्ल चेंज होगी। तो अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे जेसन में रिस्पॉन्स चाहिए है तो सर्वर को जेसन में देना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, क्लाइंट ने जो कहा है वही फॉर्मेट दो। ब्राउज़र हो या कोई फ्रंट एंड हो या कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, अगर वो अपने रिक्वेस्ट के उस हेडर जिसका नाम एक्सेप्ट है उसमें अगर वो ये कह रहा है तो वो भेजे वट एवर। अब कोई भी ब्राउज़र, कोई भी मोबाइल, कोई भी हो, वट एवर जो भी फ्रंट एंड है वो अगर ये हेडर भेज रहा है एक्सेप्ट तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये कोड ये कर रहा है। ऐसे ही हमने ये एक मेथड लिखा है। देखें ये मेथड ना ऑब्वियसली देखिए मैंने नहीं बनाया, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें ये मेथड अवेलेबल है पहले से ही। ये लाइन ASP.NET कोर को ये बताती है कि एपीआई को XML फॉर्मेट सपोर्ट करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, हमारी एपीआई वो सिर्फ और सिर्फ जेसन ही सपोर्ट करती है। इस लाइन का काम है कि एपीआई को XML फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग देना। अगर क्लाइंट उस हेडर जिसका नाम एक्सेप्ट है उसमें ये मांगे कि मुझे भाई वो डेटा अब XML फॉर्मेट में चाहिए, तो सर्वर XML फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके भेजे। XML के सही टैग्स, नोड्स और स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यानी बस आपको इतनी सी लाइन लिखनी है और आपका XML चलना स्टार्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET कोर में जेसन सीरियलाइज़र होता है, यानी जेसन होता है हमारे पास फॉर्मेट, लेकिन XML सपोर्ट जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है। अब जब ये फॉर्मेटर आपने ऐड कर दिया तो एपीआई के पास एक एडिशनल आउटपुट ऑप्शन आ जाता है। अब सर्वर रिस्पॉन्स को जेसन के अलावा XML में भी कन्वर्ट कर सकता है। कंटेंट नेगोशिएशन के थ्रू क्लाइंट चूज़ कर सकता है कि उसे एपीआई का रिस्पॉन्स XML में चाहिए या जेसन में चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, एपीआई को XML फॉर्मेट अब समझ आ जाएगा
और अगर क्लाइंट XML मांगेगा तो API XML रिटर्न करेगी, और अगर JSON मांगेगा तो JSON रिटर्न करेगी। तो प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं और अपना API कॉल करा लेते हैं। प्रोजेक्ट रन हो गया, अब चलते हैं पोस्टमैन पे और अपनी API कॉल कर लेते हैं। नाउ अब हम अपनी API कॉल कर लेते हैं। हम अपनी ये गेट स्कूल की API जो हमने बनाई थी हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो आइए साइन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा डेटा आ गया। अब आप नोट कर रहे हैं डेटा हमारा JSON फॉर्मेट में आ रहा है। अब हमने हमारी API में ये एबिलिटी दे दी है कि वो JSON के अलावा एक XML फॉर्मेट भी एक्सेप्ट कर सकेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने आना है हेडर में। ये मैं आपको पोस्टमैन से दिखा रहा हूँ। क्लाइंट की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने भी अपने हेडर्स में इस हेडर को ऐड करना है। अब आप नोट करें मेरे पास इसमें पहले से ऑलरेडी एक्सेप्ट हेडर था, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है और अब मैं यही हेडर दोबारा ऐड करूँगा, क्योंकि पोस्टमैन ना ये जो बिल्ट इन हेडर है ना इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये की कॉपी कर लेता हूँ। ना ये की मैंने कॉपी कर ली एक्सेप्ट की, और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं उसको एडिट कर सकूँ पोस्टमैन में ना। तो मैं यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ। और मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए, मुझे चाहिए XML। तो उसके लिए ना आपको क्या वैल्यू लिखनी है, और देखिए ये वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये की है मेरी एक्सेप्ट, और इसमें क्या वैल्यू देनी है आपने लिखना text/XML। अब ये मैंने हेडर ऐड कर दिए। मेरे बहुत सारे हेडर्स में से ऑलरेडी पोस्टमैन भी बहुत सारे हेडर भेजता है, और आपका कोई ना कोई क्लाइंट फ्रंट एंड मोबाइल वगैरह वो भी आपकी API से बहुत सारे रिक्वेस्ट पे हेडर भेजता है। ये रिक्वेस्ट हेडर है, तो मैंने इसमें एक एक्सेप्ट अपना हेडर ऐड किया और उसको वैल्यू बताई text/XML। बस इतना करना है मैंने, और सेंड कर दें। तो अब आप नोट कर रहे हैं मेरा आउटपुट एकदम XML में आना शुरू हो गया। तो आप नोट कीजिए कि जो रिस्पॉन्स है वो JSON नहीं बल्कि XML फॉर्मेट में आ गया है। और अगर JSON चाहिए था जैसे हमने चेक किया, तो आप या तो कोई हेडर ना लगाएं एक्सेप्ट, तो भी JSON है, और अगर आपको एक्सेप्ट का हेडर लगाना है तो भी आप JSON के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हेडर है कि आप इसको मिटाइए, आप यूज़ करेंगे ये application/JSON, और दोबारा सेंड कर लीजिए रिक्वेस्ट, कंटिन्यू करना है। तो देखिए अगेन मेरा रिस्पॉन्स अब JSON में आना शुरू हो गया। तो आपने नोट किया, यानी मुझे अगर XML कोड एक्टिवेट कराना था XML का फॉर्मेट, तो मैंने सिर्फ सिंपल इतना किया program.cs में, ये बताया कि भाई ब्राउज़र सारे नेगोशिएशन यानी एक्सेप्ट जो हेडर है उसको रिस्पेक्ट करे, उसको इंपॉर्टेंस दे, और XML एक्टिवेट कराने के लिए मुझे जस्ट सिर्फ एक लाइन का कोड या मेथड ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा था, लेकिन उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं किया था, वो मैंने ये देके एक्टिवेट कर दिया। बस मैंने सिर्फ इतना किया, मेरी API में दूसरा फॉर्मेट अवेलेबल हो गया XML। नाउ अब हम अपनी API को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाते हैं। हम एक और लाइन का यहाँ पर कोड ऐड कर लेते हैं, रिटर्न HTTP नॉट एक्सेप्टेबल। इसकी वैल्यू को भी आप कर दीजिए ट्रू। ये रिटर्न HTTP नॉट एक्सेप्टेबल ट्रू करता क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर क्लाइंट को कोई ऐसा, मतलब अगर हमारा फ्रंट एंड जो भी हमारा क्लाइंट है, ब्राउज़र वगैरह, पोस्टमैन, मोबाइल, जो भी क्लाइंट है, वो कोई अगर हमारे बैकएंड से कोई ऐसा फॉर्मेट मांगे जो सपोर्टेड ही नहीं है, जैसे अभी XML तो मैंने ये कोड लिख के एक्टिवेट कराया ना ये कोड, लेकिन उससे पहले कहाँ सपोर्टेड था, राइट? तो अगर कोई ऐसा फॉर्मेट मांग ले हमारा फ्रंट एंड हमारी बैकएंड से कि जो बैकएंड सपोर्ट नहीं करती, तो इसमें क्या करना है, उस केस में ना हमारा जो स्टेटस कोड है वो रिटर्न हो जाए 406 नॉट एक्सेप्टेबल। इसका फ़ायदा ये है कि API कंज्यूमर को फोर्स किया जाता है कि भाई आप सिर्फ वही फॉर्मेट एक्सेप्ट हेडर में भेजेंगे जो हमारा बैकएंड सपोर्ट करता है। जो बैकएंड सपोर्ट नहीं करता उस पर हम ये 406 स्टेटस कोड रिटर्न करा देंगे, और सर्वर यानी बैकएंड अनवांटेड फॉर्मेट्स प्रोसेस नहीं करता, ये क्लाइंट को बता देंगे। यानी हमारा क्लाइंट सर्वर से रिस्पॉन्स सिर्फ उसी फॉर्मेट में मांगे जो सर्वर यानी हमारी API सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर फ्रंट एंड या क्लाइंट API से ऐसा रिस्पॉन्स फॉर्मेट मांगे जो API सपोर्ट नहीं करती, तो API क्या रिटर्न करेगा, 406 नॉट एक्सेप्टेबल का स्टेटस कोड रिटर्न करेगा। तो आए इसे टेस्ट कर लेते हैं। यानी अब मैं एक और, यानी अभी तो देखिए अभी XML और JSON दोनों एक्टिवेटेड है ना, मैं अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू भेजता हूँ अपने एक्सेप्ट में, तो वो उसके अगेंस्ट मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। अब मैं एक तीसरी वैल्यू भेजूंगा जो कि मेरा अभी सर्वर सपोर्ट नहीं करता। सर्वर जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता सिवाय JSON के। सारे फॉर्मेट जो अदर देन JSON है वो आपको खुद कोड की मदद से एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो आए टेस्ट कर लेते हैं। यानी अब क्या करना है, अब ना text/XML ना application/JSON, अब मैं एक दूंगा एक तीसरे ही टाइप का, लेट सपोज text/CSV। अब ये फॉर्मेट हमारी सर्वर में एक्टिवेटेड नहीं है, यानी अवेलेबल ही नहीं है। मैं सेंड करता हूँ। आप नोट कर रहे हैं मेरे पास स्टेटस कोड आ गया, मैसेज कुछ नहीं है लेकिन स्टेटस कोड आ गया 406 नॉट एक्सेप्टेबल। कंटेंट नेगोशिएशन की तरफ से आया है एरर कि भाई ये जो फॉर्मेट आप मांग रहे हैं हमारी API ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करती। तो ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी API CSV फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सपोर्ट ही नहीं करती। देखिए हमारी API ना ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ JSON फॉर्मेट सपोर्ट करती है, और अगर कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो पहले उसका कोड लिखना पड़ता है। जैसे अभी हमने XML का कोड लिखा जिससे XML फॉर्मेट एक्टिवेट हो गया,
ना अब एक चीज़ समझें, देखें जेसन फॉर्मेट से पहले ना हमारे पास एक्सएमएल फॉर्मेट ही था। ये तो बाद में जेसन आया और आज के टाइम पे एक्सएमएल से ज़्यादा पॉपुलर हो गया जेसन। नाउ पॉइंट ये है कि क्योंकि एक्सएमएल फॉर्मेट एक वैलिड फॉर्मेट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने ना एक्सएमएल को एक्टिवेट करने का एक बिल्ट इन कोड ही दे दिया हमें। ये इसके पीछे होगी जो भी लॉजिक होगी कि एक्सएमएल फॉर्मेट कैसे बनाना है, लेकिन ये मेथड जो है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है और उन्होंने हमें दे दिया। यानी उनको पता था कि यार दूसरा अभी आज के टाइम पे पॉपुलर जो फॉर्मेट है वो एक्सएमएल है ना जेसन के बाद, तो क्यों हम अपने यूज़र्स को ज़्यादा मेहनत में या ज़्यादा कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्यों उन पर बर्डन डालें, तो हम खुद ही उसका एक मेथड बना के दे देते हैं यूज़र को। अगर एक्सएमएल एक्टिवेट कराना होगा तो वो जस्ट इस मेथड को साथ चेंज कर लेगा ऐड कंट्रोलर्स मेथड के, बस, और एक्सएमएल सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई न्यू फॉर्मेट सपोर्ट कराना है तो आपको ना पहले सर्च करना होगा कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सएमएल की तरह कोई बिल्ट इन मेथड दिया है या नहीं। अगर लेट सपोज मैं सीएसवी फॉर्मेट चाहता हूँ तो मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा कि भाई एक्सएमएल के लिए तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने मेथड दे दिया, क्या सीएसवी के लिए भी कोई मेथड दिया है या नहीं। वो आपको पहले इंटरनेट पे चैटजीपीटी वगैरह कहीं पे सर्च करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी कि क्या ये फॉर्मेट जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एपीआई रिटर्न करे अदर देन एक्सएमएल और जेसन, क्या वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारी एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट किसी मेथड के लिखने से चेंज करने से एक्टिवेट करती है या नहीं वो फॉर्मेट, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं CSV फॉर्मेट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ना CSV फॉर्मेट सपोर्ट करने के लिए कोई बिल्ट इन कोड हमें नहीं दिया। यानी अगर मुझे लेट सपोज CSV फॉर्मेट एक्टिवेट करना है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं डॉट करूँ और यहाँ लिखूँ CSV तो मेरे पास कोई CSV फॉर्मेट आ जाएगा, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट हमें दिया ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट अवेलेबल है वो जेसन, अगर आपको एक्सएमएल एक्टिवेट कराना है तो ये, लेकिन अगर अदर देन कोई और फॉर्मेट एक्टिवेट कराना है आपको, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ने उसका कोई बिल्ट इन कोड दिया है या नहीं। तो जो हमने फॉर्मेट यूज़ करना है CSV, वो तो बिल्ट इन अवेलेबल नहीं, तो अब उसको सपोर्ट भी कराना है, तो उसके लिए ना अब हमको मैनुअल कोड करना पड़ेगा। देखिए ये मैनुअल कोड नहीं है, ये जस्ट मेथड है जिसको मैंने कॉल करा है, मेथड पहले से अवेलेबल था, माइक्रोसॉफ्ट ने बना के रखा था। लेकिन अब जो मुझे फॉर्मेट सपोर्ट कराना है ना, तो उस फॉर्मेट के लिए मुझे मैनुअल कोड लिखना है कि भाई वो फॉर्मेट बनेगा कैसे, फिर एपीआई उसको रिटर्न कैसे करेगी, फिर एपीआई उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी, आप समझ रहे हैं, इस तरह से है वो। तो उसके लिए मुझे मैनुअल कोड लिखना है, ताकि हमारी एपीआई जो है ना उससे ये होगा कि एक तीसरा फॉर्मेट भी इस पर इनेबल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं CSV फॉर्मेट। CSV फॉर्मेट जो है ना वो एक एक्सेल शीट फॉर्मेट की तरह का ही एक फॉर्मेट होता है, लेकिन ज़रा सिंपलर वर्जन है ना। अब मान लें कि हमें CSV सपोर्ट करनी है, ASP.NET कोर बाय डिफ़ॉल्ट CSV सपोर्ट नहीं करता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक आउटपुट फॉर्मेटर बनाना पड़ेगा जो रिस्पॉन्स को CSV में बनाए। तो अब हम अपनी एपीआई मेन प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा कस्टम रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स। तो हमें मेन प्रोजेक्ट में बना लेते हैं ये एक फ़ोल्डर कस्टम रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना और ऐड कर लीजिए। और इस फोल्डर में एक क्लास ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है CSV आउटपुट फॉर्मेटर। नाउ देखें कोई भी क्लास बनाने से ना इसमें मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्लास मेरी एक फॉर्मेटर क्लास बने जो मेरा रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, तो अभी ये फॉर्मेटर क्लास नहीं है, उसके लिए आपको इसको इनहेरिट करना पड़ेगा एक क्लास से जिसका नाम है टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेटर। तो उससे इनहेरिट कर लीजिए पहले इसको, ताकि ये एक फॉर्मेटर क्लास बन जाए। एरर आ रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारे पास ये मेथड आ जाता है राइट रिस्पॉन्स बॉडी एसिंक, इसको एसिंक्रोनस कर लें। इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन पर भी हम बाद में आते हैं, पहले अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपने एक कोड लिखना है कि जिससे आप अपने इस एप्लीकेशन में CSV फॉर्मेट को इनेबल कर सकेंगे, यानी हेडर में अगर CSV फॉर्मेट भेजा जाए तो उसकी रिस्पेक्ट होगी, हमारे बैकएंड उसको समझने की कोशिश करेगा। वो लिख लीजिए सपोर्टेड मीडिया टाइप्स डॉट ऐड, और अंदर आप एक स्टैटिक क्लास का मेथड यूज़ करेंगे मीडिया टाइप हेडर वैल्यू। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर ना दो ऑप्शन आ रहे हैं, मीडिया टाइप हेडर वैल्यू, मीडिया टाइप हेडर वैल्यू। लेकिन अगर आप ध्यान देना तो आप नोट करेंगे दोनों का नेम स्पेस डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ करना है, इसको यूज़ करेंगे आप, और यहाँ यूज़ करेंगे आप पार्स। और अब आप इसके अंदर अपना वो बताएंगे कि आपको क्या फॉर्मेट देना है। देखिए फॉर्मेट जो है ना आप जो भी देंगे ना वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेट सपोज मैं ये शहरी नेम भी दे सकता हूँ, यानी अब जब भी एक्सेप्ट का जो वो हेडर है उसमें वैल्यू जब भी शहरी दूंगा तो मुझे उसके अगेंस्ट
CSV फॉर्मेट एक्टिवेट कराना है, तो मैं जब भी शायरी मेंशन करूँगा वो एक्टिवेट हो जाएगा CSV। तो बेहतर है कि आप सही नेम, प्रॉपर नेम रखिए। तो हम यूज़ कर लेते हैं जो हमें फॉर्मेट चाहिए, हम लेट सपोज दे देंगे जब भी ये की आए तो CSV फॉर्मेट एक्टिवेट हो जाए। तो वो की है text/CSV। यहाँ API को बताया जा रहा है कि CSV फॉर्मेट सपोर्ट करना है। जब क्लाइंट ये बोले कि एक्सेप्ट का वो हेडर उसमें text/CSV, तो हमारी ये बैकएंड सर्वर ने ये फॉर्मेट को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना है। सिमिलरली एक और कोड लिखेंगे अब हम। UTF-8 वो इनकोडिंग है जो मोस्टली सिस्टम सपोर्ट करते हैं, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल, ग्रीक सिंबल्स वगैरह वगैरह, ये चीज़ों जितने भी इस टाइप के सिंबल्स होते हैं, थीटा और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ग्रीक कैरेक्टर, सिंबल, स्टैटिक एक्सेट्रा, ये सब करेक्टली रेंडर हो सकें, यानी ये सही चलें, उसके लिए है ये हमारे पास इनकोडिंग UTF-8, यानी ये हमारा एक्सेप्ट हेडर के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स हो उस पर ये सही चले। ऐसे ही आपको एक और यूज़ करना है, ये ऊपर आपने सेम चीज़ पे यानी सेम सपोर्टेड इनकोडिंग्स पे आपने बताया कि UTF-8 है, यहाँ अब हम बता रहे हैं यूनिकोड। ये यूनिकोड कैरेक्टर जो होता है ना हमारे पास, जो उनकी एडिशनल सपोर्ट है ताकि CSV या मल्टीलिंगुअल यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस में डेटा हैंडल कर सकें आप, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो बेहतर है कि आप ये यूज़ कीजिए। देखिए आप एक चीज़ समझिएगा, लेट सपोज कोई क्लाइंट है, उसने अपने एक्सेप्ट हेडर में भेज दिया text/CSV, ठीक है भाई, एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन अभी भी ना एप्लीकेशन को ये नहीं पता कि जब ये हेडर आए तो जो रिस्पॉन्स जाना है उस रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या है, वो किस तरह से दिखेगा फॉर्मेट। यानी इससे तो ये एबिलिटी तो आ गई कि हाँ भाई ठीक है, अब text/CSV एक्सेप्टेड है हेडर एज एन एक्सेप्ट वैल्यू, पर इस हेडर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या है वो नहीं पता, समझ रहे हैं आप। तो वो फॉर्मेट ना इस मेथड में आप इंप्लीमेंट करेंगे कि वो फॉर्मेट किस तरह से दिखेगा, यानी डेटा जो जाएगा तो भाई वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाए, ये है हमारे text/CSV का फॉर्मेट। तो हम यहाँ इसमें वो उस पर वर्क करेंगे अभी। तो कर लेते हैं। देखें ये मेथड कब चलेगा, जब हमारी API ने जब डेटा रिटर्न करेगी ना, वो तो डेटा रिटर्न कर रही है, तो वो रिटर्न करते वक्त ना डेटा यहाँ आएगा पहले, फिर हम उस डेटा को पकड़ेंगे और उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो हमने वो रिस्पॉन्स पकड़ना है, तो वेरिएबल बना लीजिए बाहर रिस्पॉन्स, ये इस तरह, और इसके नीचे अब हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं अपना। इस वेरिएबल को इसलिए बनाया गया है कि इस पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उस पर हम मैप करके भेज देंगे, लेकिन वो जो भी रिस्पॉन्स हमें भेजना होगा ना उसके लिए हमने बनाया ये वेरिएबल। लेकिन जो डेटा है ना वो आपको मिलेगा context.object से, तो वो बना लीजिए। जब हमारी API लेट सपोज ये API है ना, जब ये ओके रिटर्न करेगी तो क्या होगा, ये डेटा यहाँ पर आएगा इस ऑब्जेक्ट पे, और इससे इस वैल्यू पे हम होल्ड करा लेंगे। अब हमने इस डेटा को जो हमारे यहाँ पर आ रहा है इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है। देखिए दो फॉर्मेट तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, JSON और XML, लेकिन मुझे इसको CSV फॉर्मेट में दिखाना है, तो मुझे उसके लिए कस्टम सारा काम करना पड़ेगा कि भाई CSV फॉर्मेट दिखता कैसा है, क्योंकि हमारी API को ये पता ही नहीं है कि CSV फॉर्मेट दिखता क्या है, वो काम कैसे करता है, तो हमें उसका कोड लिखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई डेटा नहीं आया, लेट सपोज नल है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजेंगे हम। अगर API से कोई डेटा रिटर्न नहीं हुआ तो हम बस इसको एम्प्टी करके जाने देंगे कि कोई डेटा नहीं है, बस अब आगे बढ़िए और मजीद कोई चीज़ फर्दर आपको किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं करना। लेकिन लेट सपोज डेटा आ गया, अब देखें वो जो डेटा आ रहा है ना वो दो तरह से हो सकता है, वो कोई लिस्ट भी हो सकती है और कोई सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों केसेस को हम हैंडल करेंगे, पर उससे पहले हम एक कोड लिख लेते हैं अपना, एक मेथड बना लेते हैं जो उसको प्रोसेस करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों कंडीशंस पे ना, यानी इफ़ कि अगर वो डेटा लिस्ट टाइप का है या वो डेटा सिंगल ऑब्जेक्ट टाइप का है, इन दोनों ही कंडीशंस पे ना मुझे वो सेम मेथड चलाना है। तो पहले वो मैं एक मेथड बना लेता हूँ, प्राइवेट मेथड बना लेता हूँ, यहाँ इसके नीचे कोई रिटर्न टाइप ऐसा तो हो उसकी है नहीं, तो वो वॉइड होगा। अब इसके दो पैरामीटर बना लेते हैं, एक पैरामीटर में डेटा आ रहा है और एक पैरामीटर में हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होगा, और डेटा की टाइप है ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है ना, हमें पता नहीं है, लिस्ट भी हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको यूँ इस तरह यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब समझिएगा, इस वैल्यू में जो भी डेटा आएगा ना वो मैं डेटा यहाँ इस ऑब्जेक्ट को देने वाला हूँ, ठीक है। अब हमारी API जितना भी डेटा रिटर्न करती है उसमें आप नोट करेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं ना, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ID, नेम, फुल एड्रेस, वट एवर, बहुत सारी हो सकती हैं। तो पहले मुझे ना इस ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टीज़ गेट करनी है कि भाई इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें प्रॉपर्टीज़ कितनी है और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं और फिर उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ये हम यहाँ बेसिकली रिफ्लेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप पर अगर मैं डॉट करूँ तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो कोई भी डेटा ना, तो रिफ्लेक्शंस हमारे पास वो टाइप है जिससे हम इस तरीके से सारा काम कर सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्शंस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इससे ना बहुत हेल्प होती है, ये बहुत पावरफुल और बड़ा मैजिकल टॉपिक है, इससे हेल्प बहुत हो जाती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें ना सारी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, नेम, एज, प्राइस, स्कूल नेम, वट एवर जो भी हो सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़, सारी की सारी लाइन्स यहाँ आ गई। देखिए ये अरे है, प्रॉपर्टी इन्फो की कलेक्शन है। अब इससे ना मैं इन सब की वैल्यूज़ गेट करूँगा,
इस प्रॉपर्टीज़ में जो भी डेटा आया उनकी वैल्यूज़ क्या है मैं वो गेट कर लेता हूँ यहाँ। तो प्रॉपर्टीज़ डॉट मैं प्रोजेक्ट लिंक का मेथड है सेलेक्ट, उसका यूज़ करूँगा प्रोजेक्शन का, लैम्डा बना लेते हैं। अब मुझे ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक एक करके यहाँ इस एक्स पे आएंगे, तो देखिए प्रॉपर्टी इन्फो हो गया। अब इनसे मुझे वैल्यू चाहिए तो निकाल लेता हूँ गेट वैल्यू, और वैल्यू जो है आपके पास वैल्यू भी और प्रॉपर्टी सब इसी ऑब्जेक्ट में है। ये रिफ्लेक्शन का सिंटैक्स है, ये आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन जब यूज टू हो जाते हैं ना और जब ये फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं तो उनके साथ वर्किंग ईजी हो जाती है। वैल्यू जो भी आई मुझे वो वैल्यू मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको स्ट्रिंग में, नलेबल डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई और ये हमारे पास हो गया आई एनिमेबल ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन समझिएगा इसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वगैरह जो भी हो ना, तो मैं वो रिमूव करूँगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्या। नाउ डॉट रिप्लेस करना है मुझे किसको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को। तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना, आपने यूज़ करना है एस्केप सीक्वेंस को। तो स्लैश दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, इसको रिप्लेस करना है किससे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यानी ये रिप्लेस हो जाए। अब देखिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा फॉर्मेट का है, इसके अंदर आपको बताना है कि भाई ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा से। तो कैसे, इस तरह, ये हमारे पास एक इन्वर्टेड कॉमा और ये दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब है कि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो, यानी इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आई उन सबकी वैल्यूज निकाल के इसमें स्टोर करना है। नल हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, मैंने यही किया यहाँ पर, नलेबल ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग करा है। अगर वैल्यू में डबल कोट्स हैं यानी सिंगल डबल कोट हैं तो CSV रूल्स के मुताबिक उसको डबल कोट में रिप्लेस कर दो, राइट। इस लाइन का मतलब है कि हर वैल्यू को डबल कोट्स वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। नाउ अब इन वैल्यूज से डेटा बना लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो। और अब इस लिस्ट करेक्शन से हम अगेन इससे भी हम प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर लेंगे कि भाई इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ आएंगी। प्रोजेक्शन यूज़ कर लीजिए, अगेन लैम्डा बना लीजिए, इंटरपोलेशन यूज़ कर लीजिए, यानी मैंने सॉरी इंटरपोलेशन यहाँ यूज़ होगा, सॉरी इसका मीनिंगफुल नेम रख लें, इसको कहना है वैल्यू, क्योंकि वैल्यू और वैल्यू भी मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रैप कर दूंगा मैं, यानी सॉरी, और ये वैल्यूज़ को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में रैप कर दूंगा। तो स्केप सीक्वेंस इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्केप सीक्वेंस इन्वर्टेड कॉमा, और अब स्पेसेस को हम हटा देते हैं, अननेसेसरी स्पेसेस हैं, या चलें रहने दें, देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जनरेट होता है ये। और जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है अब इस स्पेस को अपेंड कर लेते हैं, एग्जैक्टली यही फॉर्मेट, या रिजॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ काम क्या हो रहा है समझिएगा, हम कर क्या रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू रीड करते हैं, वैल्यू को CSV फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारा काम हम उसको CSV कन्वर्ट में, देखें हमारी एप्लीकेशन को नहीं पता CSV फॉर्मेट होता क्या है, तो हमने अपने हिसाब से बनाया कि CSV फॉर्मेट होता क्या है। वैल्यूज़ को कॉमा से ज्वाइन करके एक प्रॉपर CSV लाइन बनाते हैं हम और उसको स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर देते हैं, राइट। अब ये जो मेथड हमने बनाया है अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने इस मेन मेथड में। किस तरह, पहला है कि देखें जो डेटा हमारी API रिटर्न करेगी कर रही है वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकता है। तो पहले लिस्ट का केस हम हैंडल कर लेते हैं। तो पैटर्न मैचिंग का यूज़ कर लेंगे, ये होगा आई एनिमेबल टाइप ऑफ समथिंग। तो वो समथिंग क्या है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है, यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हर टाइप की पेरेंट टाइप ऑब्जेक्ट है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप इसका एक वेरिएबल बनाना है, लिस्ट डेरा। अगर लिस्ट नहीं, अगर वैल्यू की टाइप लिस्ट नहीं है तो उसका मतलब है सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो हमारा एल्स केस है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं फॉर ईच, इस तरह से, यानी वैल्यू में जो भी डेटा है वो लिस्ट डेटा में गया, उसको हम एक एक करके आइट्रेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसकी टाइप बन रही है और उसको हम अपने फॉर्मेट डायनामिक जो भी हमने नीचे बनाया है प्राइवेट मेथड इसमें भेज रहे हैं। स्ट्रिंग बिल्डर तो जस्ट इसलिए कि हमारे पास एक C# का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। अब या तो मैं इसमें रेफ का कीवर्ड लगाऊं कि बार बार उसमें ऐड हो जाए, लेकिन अगर मैं पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ ना, यानी अगर स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास क्लास टाइप है तो क्लास टाइप अगर सेम इंस्टेंस यूज़ करते हैं ना तो उनमें पास बाय रेफरेंस वाला बिहेवियर यानी रेफ कीवर्ड टाइप का ही बिहेवियर उनके पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है, जिसमें हमें रेफ का कीवर्ड यूज़ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी वो चीज़ें काम कर रही होती हैं। और अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो और भी ईजी है, आप कॉपी करें यहाँ पेस्ट कर दें। अभी OBJ नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू होगा डेटा कि अगर वैल्यू
सिंगल टाइप है, लिस्ट नहीं है तो, राइट। और यहाँ हमारा मेथड जब बंद हो रहा है तो उससे पहले हम रिस्पॉन्स रिटर्न करा लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये थोड़ा सा कोड हुआ है, मुझे स्क्रीन थोड़ी सी माउंट करनी पड़ी है तो आपको पता चले कि काफ़ी सारा कोड हुआ है। तो बेसिकली हमने ये हमारा एक फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को पता नहीं है कि ये कोई फॉर्मेट है या नहीं, तो ओके यहाँ भी हम इनेबल कर लेते हैं इसको, और ये एरर गया, वार्निंग थी बेसिकली वो। अब ये फॉर्मेट ना हमारी, ये जो हमने CSV फॉर्मेटर का पूरा जो कोड लिखा है हमारी एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं है, तो अब इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो आते हैं, सबसे पहले ये क्लास का नाम कॉपी कर लें क्योंकि इसी को यूज़ करना पड़ेगा। program.cs में है और फिर एक और कोड मेंशन करेंगे हम यहाँ, इसके बाद एक और बार आप डॉट मेंशन करें। अब जो कस्टम फॉर्मेटर बनाया ना, तो देखिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ना, देखें एक्सएमएल तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक मेथड था, तो वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब ये जो फॉर्मेटर बनाना है वो मेथड नहीं है, तो उसके लिए आपको वो मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपने यहाँ लिखना है ऐड MVC ऑप्शंस, इसका यूज़ करना है और इसमें आपने लैम्डा एक्सप्रेशन देना है। तो देखें इसकी टाइप हो गई MVC ऑप्शन, और ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक एक्शन डेलीगेट है। ऑप्शंस डॉट आउटपुट फॉर्मेटर यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मेटर यूज़ करना है? जो अभी अभी हमने बनाया है ऐड कर लें, हम जितने चाहें उतने ऐड करा सकते हैं। तो अभी हमने जो बनाया हम उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के गिरा देते हैं। तो लिखिए न्यू इंस्टेंस बना लीजिए और बन गया, बस। इस कोड से ना हमारे पास हुआ क्या समझिएगा। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी API CSV सपोर्ट नहीं करती ना, तो उसका कोई बिल्टन मेथड नहीं है, तो इसलिए मैनुअली ये कॉन्फ़िगरेशन का हमें ये इतना कोड लिखना पड़ा है यहाँ पर, राइट। तो इससे हमारे पास हमारा ये क्लास जिसके अंदर ये फॉर्मेट अवेलेबल है, देखिए कंस्ट्रक्टर से पता चल गया कि भाई ये एक्सेप्ट करना है, और जब ये एक्सेप्ट किया जाए तो जो भी हमारी API आउटपुट दे रही है उस आउटपुट का रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, वो फॉर्मेट हमने यहाँ मैनुअल लिखा है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके जहन में अगर कोई और भी फॉर्मेट हो तो भी आप उसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसी फॉर्मेट क्लास बनाएंगे, उसका जो भी नाम आपने रखा है वो रखना, हेडर देना है, और फिर अपने हिसाब से पूरा उसका एक फॉर्मेट लिखना है आपको कि जो भी आउटपुट आ रहा है उसका ये फॉर्मेट बन जाए। नाउ एप्लीकेशन रन कर लें और ये फॉर्मेट अब हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया, पोस्टमैन चाहिए और रिक्वेस्ट भेजता है। अब देखिए लास्ट टाइम जब मैं ये text/CSV फॉर्मेट कर रहा था तो एरर आ रहा था 406 नॉट एक्सेप्टेबल। अब अगर आप नोट करें मैंने ये फॉर्मेट इनेबल कर दिया है अपने कस्टम फॉर्मेटर में, तो इसी स्टेट पे अब रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए एंड बूम, देखिए रिजल्ट आ गया, ना XML फॉर्मेट है ना JSON फॉर्मेट है। अब ये हमारा एक कस्टम फॉर्मेट है CSV का। एक्सेल वगैरह में या SQL वगैरह में डेटा इसी फॉर्मेट में कुछ स्टोर होता है। कि मैंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा, देखिए मैंने स्पेस दिया था तो स्पेस आ रहा है, फिर वो वैल्यू ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए इस फॉर्मेट पे आइए, और यहाँ जो मैंने स्पेसेस दिए हैं इसको आप बिल्कुल साथ चिपका रहे हैं तो वो इस तरीके से हो जाएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा वैल्यू के बीच में। तो बेसिकली ये है हमारा CSV फॉर्मेट। नाउ अब एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास रिस्पॉन्स में बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हों तो CSV फॉर्मेट से बचें, समझिएगा। देखिए मैंने अभी तो सिर्फ 2 सिनेरियोज हैंडल करें हैं, वो ये कि या तो मेरे पास जो डेटा आया है जो API ने रिस्पॉन्स किया तो वो लिस्ट है या वो सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखिए ऐसा भी तो फॉर्मेट होता है ना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई लिस्ट होती है, या कोई लिस्ट है उसके उसके अंदर नॉर्मल ऑब्जेक्ट और उस नॉर्मल ऑब्जेक्ट में लिस्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो डेटा API रिटर्न करती है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको नहीं पता कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट वो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको API दे, ठीक है। तो अगर इतना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसके लिए ना फिर आपको कोडिंग भी हो तो सब जाता है, लेकिन फिर आपको कोडिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखनी पड़ेगी। तो या तो आप कोडिंग कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे कि वो फॉर्मेट इतना कॉम्प्लेक्स बनता है कैसे। वरना बेहतर है कि उन सिनेरियोज में आप इस CSV से बचें, आप नॉर्मल XML या JSON पे जाएं, बल्कि मैं आपको कहूँगा JSON पे ही जाएं, वही फॉर्मेट है। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि ये भी एक अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और फॉर्मेट है तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं इसका HTML फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, कुछ भी किया जा सकता है फॉर्मेट। हर तरीके का फॉर्मेट अपनी मर्जी का बनाया जा सकता है, बस शर्त ये कि आपको पता हो कि उस फॉर्मेट को बनाना किस तरह है। अब जैसे CSV फॉर्मेट हमारी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करती थी, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वो कोड कर दिया कि भाई जो भी डेटा आया उसको इस फॉर्मेट में लिखो, तो वो एक फॉर्मेट बनने लगा, राइट। अगर आपको कोई और फॉर्मेट सपोर्ट करना है तो आपको चेक करना होगा कि क्या ASP.NET Core API उस रिस्पॉन्स को, उस फॉर्मेट को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करती है या नहीं। अगर करती होगी तो आपको कोई ना कोई बिल्ट-इन मेथड मिल जाएगा। जैसे अगर XML का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करती थी तो देखिए XML के केस में ये बिल्ट-इन मेथड अवेलेबल था।
लेकिन अगर नहीं करती तो फिर आपको कस्टम फॉर्मेटर बनाना पड़ेगा, जैसे हमने अभी ये CSV का फॉर्मेटर बनाया है। इसकी तरह का आपको भी कोई एक फॉर्मेटर क्लास बनानी पड़ेगी, उसको इनहेरिट करना होगा टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेटर से, और फिर अंदर सारा वो लॉजिक या कोड करना होगा आपने कि जिससे वो एक फॉर्मेट की शक्ल बन जाए। क्योंकि API को पता नहीं है कि ये जो आप एक्सेप्ट में भेज रहे हैं उसका अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखता कैसे, फॉर्मेट बनेगा कैसे, उसकी शक्ल क्या है। तो अभी हमने बताया कि अभी जो हमारा रिस्पॉन्स है उसकी ये शक्ल है, इस तरीके से CSV बनेगा। इसको हम CSV कह रहे हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, राइट, आपको बस पता होना चाहिए कि बनाना कैसा है। तो आज हमने देखा कंटेंट नेगोशिएशन का रियल वर्ल्ड यूज़, एक्सएमएल सपोर्ट कैसे इनेबल होता है। 406 अगर कोई ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाए कि जो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती है, लेट सपोज एक और फॉर्मेट है हमारे पास CSS। अब ये फॉर्मेट मैंने सपोर्ट नहीं करवाया, अगर मुझे सपोर्ट कराना होगा तो मुझे इसके लिए भी कस्टम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट CSV भी सपोर्ट नहीं करती। तो देखिए ये नॉट एक्सेप्टेबल है। और अगर CSV XML या JSON करूँगा तो वो एक्सेप्टेबल है, मुझे चल पड़ेंगे, उनके अगेंस्ट डेटा मेरे पास आ जाएगा बहुत ईजिली। ये हम यहाँ आ गए, इसको कंटिन्यू कर लीजिए और देखिए आपका CSV भी आ गया। XML चाहिए, आप इसको XML कर लें, ये XML में आपको डेटा देना शुरू कर देगा XML। यानी सेम रिस्पॉन्स तरह तरह के शेप में आ सकता है। यही रिस्पॉन्स, यही डेटा आपको JSON में चाहिए तो आप टैग स्लैश JSON नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे या एप्लीकेशन स्लैश JSON, क्योंकि इसका हेडर यही है। कंटिन्यू कर लीजिए और अब वही डेटा JSON फॉर्मेट में हमारे पास, राइट। तो हमने कस्टम CSV फॉर्मेटेड स्क्रैच से कैसे बनाया वो देखा। तो हमने कस्टम CSV फॉर्मेटेड स्क्रैच से बनाया कि वो कैसे बनता है और उसके अगेंस्ट आउटपुट कैसे दिखता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।